तो 17 मेयर जीते, 24 पर 80 पर नजर। जी हां, निकाय में सभी 17 मेयर पद जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब नजर 2024 में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर है। निकाय चुनाव में सभी 17 मेयर सीट पर कमल खिला है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। 2019 में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। बीजेपी को उम्मीद 24 में सभी सीट पर मिलेगी जीत। नगर निगम में मिली हार पर विपक्ष का मंथन जारी है। इस बार निगम में एसपी बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए रणनीति पर विपक्ष का मंथन जारी है। तो सवाल वही है कि निकाय के नतीजे लोकसभा में बदलेंगे क्या। साथ ही सवाल यह भी कि नंबर 2 की लड़ाई एसपी बीएसपी के बीच आई। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्ष हताश, 17 मेयर बीजेपी के पास। और अखिलेश यादव जी एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब समझती है जी। अब वो बताए ना जनता को कि वो कितने उनके इस चुनाव के नियमित कितनी जगह उनका जाना हुआ, कितनी जगह वो गए। हार का असर, हाथी चित, साइकिल पंक्चर। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हार पर चिंतन, विपक्ष को 24 की टेंशन। और जनता वो दूध और दही पे टैक्स देने को मजबूर है। नौजवान वो आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे तो देश और प्रदेश की जनता पूछेगी, गरीब छात्र नौजवान पूछेगा कि उन वादों का क्या हुआ। 24 की डगर, बीजेपी की 80 पर नजर। नगर निगमों में 17 की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कराई है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी 70% से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। उससे उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दिया है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। निकाय का ट्रेलर, 24 में बीजेपी दिखाएगी पूरी पिक्चर। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा पहला राउंड और पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप जान लीजिए। हमारा पहला राउंड है कि 17 मेयर सीट जीतकर बीजेपी का 24 का संदेश क्या है। संदेश क्या विपक्ष समझ पा रहा है क्या, यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2 हमारा क्या होगा आप समझिए। 24 में 80 सीटें जीतकर विपक्ष होगा शून्य। क्या शून्य पर चला जाएगा विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आप जानिए। तीसरे राउंड का सवाल है कि बीजेपी नंबर 1 तो नंबर 2 कौन, एसपी या फिर बीएसपी? ये सवाल भी हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीएसपी के। रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। 17 का निकाय चुनाव भी हारे और 23 का निकाय चुनाव भी हारे, 0 पर थे और 0 पर ही रह गए। यही स्थिति बीएसपी की भी थी और यही स्थिति आपकी भी रही। तो सवाल यही है कि अब लड़ाई नंबर 2 नंबर 3 की है। कैसे तय करेंगे कि आप नंबर 2 पर हैं या बीएसपी नंबर 2 पर है? अमित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लेकिन आपने अपने सवाल में सिर्फ नगर निगम का जिक्र किया है। आपने नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का और वार्डों का और पार्षदों का जिक्र नहीं किया है जी। अमित जी, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने आज श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर मुहर लगाया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को, पुलिस महकमे के अधिकारियों को आगे करके वोटर लिस्टों से नाम कटवा करके जिस तरह से चुनाव आयोग को धता बताते हुए, चुनाव आयोग को कमजोर करते हुए, लोकतंत्र पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को रोकने की कोशिश किया है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी नगर पालिका में, नगर पंचायत में, पार्षदी के चुनाव में और वार्डों में बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथियों ने चुनाव जीता है और श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर मुहर लगाई है। ठीक है,
पहले आपने एक सवाल खड़ा किया, सवाल ये कि आपने पालिका का और नगर पंचायत का जिक्र नहीं किया, तो मैं उसका जवाब दे दूं, और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी की तरफ से जो सवाल पूछा गया उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। देखिए, नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी के 89 नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आपके 35 हैं। बीजेपी के सदस्य 1360 हैं, आपके 425 हैं। नगर पंचायत में बीजेपी के 191 हैं, आपके 79 हैं। नगर पंचायत सदस्य बीजेपी के 1403 हैं, आपके 485 हैं। मैंने उसका भी जिक्र कर दिया। और आपका सक्सेस रेट 8.27 है, बीजेपी का 26.37 है। अब तो आंकड़े क्लियर हो गए। अब सवाल यह है कि भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आप चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव एसी और ट्विटर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जी जिस खजाने से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने निकाल करके लाया है, भूपेंद्र चौधरी जी का राजनीतिक जो इतिहास है वो कितना संघर्षों का है, यह सभी लोग जानते हैं। कितनी बार उन्होंने खाद बीज के लिए किसानों के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष में रहते हुए संघर्ष किया है, यह सभी लोग जानते हैं। अगर भूपेंद्र चौधरी जी धूप में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनको मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 8000 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उसमें एसी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं उसमें एसी नहीं लगी है। जिसमें ऑफिस में बैठते हैं मुख्यमंत्री जी उसमें ऑफिस नहीं है। यह लोग धूप में बैठ करके जनता के सवालों पर जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने इतना ही काम किया है तो 17,000 करोड़ रुपए जो नगर विकास डिपार्टमेंट को बजट के लिए दिया गया था 2022 और 23 में, उसमें मात्र ये 7,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर पाए? और उसके बाद वो जिस डिपार्टमेंट का ये पैसा खर्च नहीं कर पाए 40%, उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है के शर्मा, वो गुजरात से इंपोर्ट करके दिल्ली लाए गए और दिल्ली से इंपोर्ट करके उन्होंने बजट पर आपके सारे सवाल अब बेमतलब है ना। बजट पर आपके सारे सवाल अब बेमतलब हैं। ये तो अगर आप जनता के बीच जाते वहां ये सवाल करते तो शायद आपको कोई फायदा होता। अब तो उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, मैं आपने जितने भी सवाल पूछे उसका जवाब तो ले ले। हीरो वाजपेयी जी, उनका ये कहना है कि भूपेंद्र चौधरी जो कि अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हैं कि वो एसी और ट्विटर से बाहर निकले, उनको खुद के भीतर भी जाग कर देखना चाहिए। उनका यह कहना है कि क्या बीजेपी के दफ्तरों में एसी नहीं लगे हैं? क्या आप ट्विटर पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं क्या? के लिए कुछ भी किसी पर टिप्पणी कर दे, पर समाजवादी पार्टी की आपने पहले बात सुनी कि साहब समाजवादी नीतियों की विजय हुई है, हम हारे हैं तो ईवीएम की गड़बड़ी से हार गए, अधिकारियों की गड़बड़ी से हार गए। जब आपने आंकड़े बताए कि नहीं साहब नगर निगम में आप शून्य हो गए हैं लेकिन बहुत जगह आपने भी सीटें पाई हैं, तो ये बात बेमानी हो जाती है। लोकतंत्र में जहां आपको वोट मिला आप जीते, जहां हमको वोट मिला हम जीते। अगर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है और अखिलेश यादव को जनता खारिज करती जा रही है, तो अगर सवाल पूछा तो हमारे अध्यक्ष ने बड़े सिंपल ढंग से बताया कि जनता के बीच में जाना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, हीरो वाजपेयी जा रहे हैं, बात ही नहीं। समग्र पार्टी जनता के बीच में अपनी बात रखने गई, लोगों ने कहीं स्वीकारा कहीं अस्वीकार भी किया। यही लोकतंत्र है, इसी में मतदाता वोट देता है। इसीलिए हम कहते हैं मतदाता भगवान है, वो निर्णय करता है। तो इनकी ये बात द्व्यर्थी है, जीते तो ईवीएम सही, वहां के अधिकारी सही, वहां की पुलिस सही, वहां की जनता सही, और जहां हार गए वहां ईवीएम खराब, पुलिस खराब, जनता खराब, मतदान गलत तरीके से हुआ। ये द्विभाषी नहीं चल पाएगा। आप 17 हारे, नगर निगम 23 हार गए, आप 17, 19 हारे और उसके बाद 22 हारे, 24 हारे, तो कितना हारेंगे आप? तो आप हारते ही चले जाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि हमें जनता को बरगला लिया, जनता को गुमराह कर दिया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी, मैं नहीं उन्हें कोई नसीहत देना चाहता। देखिए अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे इसलिए मुख्यमंत्री बने। थाली में सौंप के जो सत्ता दी थी उन्होंने, उसको उन्होंने लुटा दिया। 14 में लुटाया, 17 में लुटाया, 19 में लुटाया, 22 में लुटाया, 23 में लुटाया, लुटाते ही चले जा रहे हैं। इनको मुबारक है, ये किसी भी तरह से चुनाव लड़ते पर जनता को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक जो बात कही आदरणीय भूपेंद्र जी ने कि वो ट्विटर से पार्टी चलाते, उस कोरोना के आपदा काल को देखिए, यहां पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता जनता के बीच में थे। हमारा साहस है कि हम जनता के बीच में जा पा रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है। और बहुत सारी पार्टियां जो ट्विटर से चल रही थी, ट्विटर से ही देख रही थी, ट्विटर से जनता को सलाह दे रही थी, वो जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं रख रहे। अगर आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, अपना विषय नहीं रखेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो हार तो होगी ही होगी। ठीक है मनीष जी, इस पर काउंटर करना चाहते होंगे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले सारे मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लें। साजन सिंह, बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि बीजेपी ने वोटर्स को भरमा कर वोट हासिल कर लिया।
ये जीत, हाँ विजय मिश्रा जी आपका कहना है कि बीजेपी ने भरमाकर वोट हासिल कर लिया और भरमाकर ही ये जीत भी हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, आप ये कह रहे हैं कि वोटर्स को भ्रम में डालकर वोट हासिल कर लिया। आत्मचिंतन भी कर रहे हैं या सिर्फ बात आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगी? हम पूरी तरह चिंतन कर रहे हैं और बैंक ने जो कहा सही कहा, इन्होंने बोलकर और एक लॉलीपॉप देकर जो जनता को भ्रमित किया है उसका परिणाम तो इनको मिल गया, लेकिन जनता बहुत दिन तक भ्रम में नहीं रहती है। वो समय आने पर ये जो 1 साल इनके पास बचे हैं उस 1 साल में इनके भ्रम जब टूटेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा और 2024 में वो पुनः इनसे दूर होंगे और हम लोगों के साथ आएंगे। और रही बात योगी जी या इनके ताबड़तोड़ सभाओं की, तो जब मुख्यमंत्री और बड़े बड़े इनके मिनिस्टर निकल रहे हैं तो उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होना लाजमी है, क्योंकि वहां का प्रशासन इनके पीछे पीछे लग जाता है और इनको खुद करने के लिए वो किसी भी स्तर पे जा सकता है। वहां विपक्षियों को लाठी डंडे से मार के भगाने का भी काम करेगा, क्योंकि उसको अपना नंबर बढ़ाना होता है। तो पूरे चुनाव में जिस तरह तानाशाही चली, भ्रम चला, लोगों के साथ लोगों को भगाया गया, मतदाता वोटर गिनती करने से मना कर दिया गया, वोट डालने से मना कर दिया गया, ये चीजें भी आपकी टीवी चैनल पे दिखाया गया था। जो चीजें दिखाई गई हैं वो बार बार आप लोगों को दिखाना चाहिए। और वोटर लिस्ट में कितने लोग नाम कट गए, वोट डाले जा रहे हैं 3 लाख, यहाँ पे दिखाया जा रहा है 5 लाख, तो ये सब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, तभी ऐसा हो रहा है ना। और मायावती जी ने गलत नहीं कहा, मायावती जी ने सही कहा कि ये भ्रम में राजनीति कर रहे हैं और भ्रम जब टूटेगा तो ना इनको अपनी ठीक है विजय मिश्रा जी, दिक्कत होगी। लेकिन ये कहकर आप उसी जनता के विवेक पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, आप उसे कमतर करके आंक रहे हैं। आपका यह मानना है कि बीजेपी भ्रम में डाल रही है और वोटर भ्रम में पड़ जा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप उसके विवेक पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। रही बात जो आपने कहा कि यहां गड़बड़ी हुई वहां गड़बड़ी हुई, उसके लिए आप लोग निर्वाचन आयोग जाइए, वहां जाकर शिकायत करिए। राज बिहारी जी, निकाय चुनाव के नतीजों का 24 के लिए क्या संदेश आप देख पा रहे हैं? निकाय चुनाव के नतीजों का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाजवादी पार्टी और ना कांग्रेस कोई ताकत नहीं दिखा। और इसके एक बड़े कारण भी हैं जी, कि जिस तरह से प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बना है, कारोबारियों को रंगदारी नहीं देनी पड़ती है, विकास हो रहा है। आप जहां भी जाइए सड़कें बनी हैं, लोग खुश हैं कि उनको अब गुंडागर्दी नहीं है। तो इसका भी असर पड़ा। खासतौर पर अगर आप शहरों में देखेंगे तो शहरों में बहुत ज्यादा बताता इस बात का असर रहा कि जो पहले लूट मार थी वो समाप्त हो गई है। आप कहीं भी छोटी छोटी जगह जाइए, गाँव में जाइए, रात को जाइए तो आपको लगेगा कि जगह जगह पुलिस है। तो मतदाताओं में जो आत्मविश्वास बढ़ा है सुरक्षा के प्रति, उसका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला है। और अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो खास तौर पे जैसा भी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो विपक्ष को एक संजीवनी मिली है। और ऐसा नहीं है, कर्नाटक का भी इतिहास वहां पर दूसरा रहा है। लोकसभा में बीजेपी 4-5 बार से 17-18 सीट पे है, पिछली बार 28 सीटें जीती थी। ठीक है, बीजेपी ठीक है, ये विपक्ष को संजीवनी तो देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस या बीएसपी या एसपी मिलेंगे? अभी तो सब अलग हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम ना बीएसपी से मिलेंगे ना कांग्रेस से मिलेंगे। सारे प्रयोग करके देख चुके हैं। 2017 में एसपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन दोनों ही गठबंधन नहीं चल पाए। तो ऐसे में अगर गठबंधन बना भी लेते हैं तो 2019 से ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं बना आपकी इसी बात पर हम सेकंड राउंड में प्रवेश करते हैं, इसी बात पर कि 24 में 80 सीटें जीतकर विपक्ष को शून्य कर देगी क्या बीजेपी? मनीष जी, अभी तक जो बात हीरो वाजपेयी जी की तरफ से कही गई है, राज बिहारी जी की तरफ से कही गई है, उस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे, आप करिएगा। लेकिन सवाल मेरा यही है कि 2019 में आप बीएसपी के साथ आ गए, सीटें बढ़ी, लेकिन वोट शेयर आपका भी घटा था और बीएसपी का भी घटा था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। 7% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था और आप लोगों का 4.5% के आसपास घटा था। 22 में आप आरएलडी के साथ आ गए, 17 में आप कांग्रेस के साथ आ गए। तो राज बिहारी जी का सवाल यही है कि 24 में क्या प्रयोग होगा? आप कांग्रेस के साथ भी आ चुके हैं, बीएसपी के साथ भी आ चुके हैं, आरएलडी के साथ भी आ चुके हैं, और बीजेपी ने निकाय चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसका लक्ष्य भी बड़ा है, 80 में 80, मतलब आप लोग शून्य हो जाएंगे।
अमित जी, चूंकि आप बहुत ही गंभीरता से राजनीतिक सवालों को पूछते हैं, इसलिए सभी एक एक सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत ही लाजमी है और आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है, जिस अहंकार में है, लोकतंत्र को जिस तरह से लूट रही है, राजनीति का जिस तरह से अपराधीकरण किया है, आर्थिक अपराध का बोलबाला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज में बढ़ा है, उसके बावजूद हमारे यशस्वी नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, आपने 2022 के चुनाव को देखा होगा, बहुत करीब से आपने मूल्यांकित किया होगा। हमारे नेता, जब हमारे पास मात्र 47 एमएलए थे, आप बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार और बहुत बड़े देश के और बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार साइकिल यात्रा के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, वैचारिक गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक करके श्री अखिलेश यादव जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी 40 हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, 14 चार्टर्ड प्लेन लेकर के उड़ रही थी, जिसमें एसी नहीं लगा था, किसी में एसी नहीं था। हीरो वाजपेयी जी जिस स्टूडियो में बैठे हैं वहां पर भी एसी नहीं है। उस बीच में श्री अखिलेश यादव जी ने 125 एमएलए जिताया था और 36% से ऊपर हमें मत मिले और 2,96,00,000 से हमें ऊपर वोट मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बात नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव में कह रही थी कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्लीन स्वीप हम शहरी इलाकों से कर देंगे, कस्बाई इलाकों से कर देंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी इतने दूरदर्शी और इतने दूरगामी सोच के नेता हैं कि उन्होंने शहरी और कस्बाई मुद्दों को उठाया, जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर के गए। सीवर की जो स्थिति थी, बजबजाती हुई जो नालियां थी, जो ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम है, जो हमारे यहाँ जो हमारे शहरों में घर हैं, घरों पर किसी पर मकान नंबर नहीं लिखा हुआ है, किसी गली में गली नंबर और गलियों का नाम नहीं लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों को श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया। बेरोजगारी को उन्होंने युवाओं के बीच में ले जाकर के जागरूकता फैलाया। आज उसका नतीजा है कि हम बहुत बड़ी संख्या में, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी 2017 में मात्र आपकी बात आ गई 47 से 111 पर आप पहुंचे और आरएलडी को मिलाकर 125 पर पहुंचे, आप यही कहना चाहते हैं। हीरो वाजपेयी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते होंगे, लेकिन एक बात बस मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, आप 47 से, मनीष जी पूरा समय मैंने आपको दिया, आप सुन लीजिए। आप 47 से आप 111 जरूर पहुंचे, लेकिन उसके बाद चुनाव हारने के बाद आपने उसी मशीनरी पर आरोप गढ़ दिया, आपने उसी ईवीएम पर आरोप गढ़ दिया और आपने पब्लिक के विवेक पर तब भी सवाल खड़ा कर दिया। अब जबकि निकाय चुनाव हारे, अब सुन लीजिए आप, अमित जी सुनिए तो सही, अब जबकि आप निकाय चुनाव हारे हैं, मैंने अखिलेश यादव के बीते 3 दिन के सारे ट्वीट देख लिए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मशीनरी पर सवाल खड़ा किया है। एक भी ट्वीट में इस बात का जिक्र नहीं है कि हम आत्मचिंतन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे कि हम निगम में क्यों हारे। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के लिए जो चीजें, जैसे एक पार्टी कह रही मुखिया की मशीनरी की गड़बड़ी है, एक पार्टी की मुखिया कह रही मतदाताओं भ्रम है। मुझे लगता है मतदाता और मैंडेट दोनों का अपमान लगातार हो रहा है और लोकतंत्र में लोगों के बीच में ना जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना और ट्वीट कर लेना, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इतना काफी नहीं है। और जहां तक काम की बात है, कहां योगी आदित्यनाथ और कहां और नेतृत्व जो खुद परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, केवल और केवल जीवन जनता के बीच के लिए है। और ये पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ये प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटरशिप की तरह काम करती है। इनमें और भारतीय जनता पार्टी की मूल पार्टी में बेसिक अंतर है। इस अंतर को मुझे लगता है जो चैनल पे बैठे प्रवक्ता है वो शायद नहीं समझते, इस अंतर को नहीं समझते। दूसरे, जनता के बीच में जाने का, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तब हम चुनाव जीते हैं। नगर निकाय के, स्थानीय निकाय में हम हमेशा प्रभावशाली रहे। जब डबल इंजन की सरकारें नहीं थी तब भी स्थानीय निकाय में हम चुनाव जीतते रहे। हमारे पास मशीनरी नहीं थी, मतदाताओं को भ्रमित करने के साधन नहीं थे, तब भी हम जीते हैं। तो इस बात को ही माने कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वह भारतीय जनता पार्टी का पुख्ता वोट बैंक है और उसे विश्वास है। जहां तक अभी ये कह रहे थे कि हम जीते, पिछली बार भी नगर निगम में खाता नहीं खुला था, इस बार भी अगर आप माने तो 17 बड़े शहरों में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। बसपा के पास 2 सीट थी, वो भी निपट गई। कांग्रेस पहले भी शून्य पर चली आ रही थी, 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। क्योंकि जब आप काम नहीं करेंगे,
केवल नेता ये जो कह रहे हैं कि आप एसी में बैठे, बिल्कुल सच बात है। मैं अपने घर में एसी में बैठ के डिबेट कर रहा हूं। तमाम ऐसे साधन संसाधन हो गए जहां एसी लगा है। एसी में बैठने की बात जो इन्होंने हमारे अध्यक्ष भूपेंद्र जी की कही, वो ये बात है कि खाली एसी में नहीं बैठे रहे, हमें धूप में भी निकलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। हमारे पास नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है, सब के सब लगे हैं। वहीं आप देख लीजिए कौन लोग हैं, कौन नेता बचा है। जी, आपका इसी पर रिएक्शन, जो बात हीरो वाजपेयी कह रहे हैं, देखिए अगर हम आंकड़ों को भी देखें, नंबर्स भी देखें, योगी आदित्यनाथ ने 55 जनसभाएं की हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने 53 की हैं, ब्रजेश पाठक ने 51 की हैं, भूपेंद्र चौधरी ने खुद 46 जनसभाएं की हैं, अखिलेश यादव ने 8 जिलों में 9 जनसभाएं की हैं। तो सवाल वही है कि 17 निगम थे, 17 जनसभाएं तो कर लेते। अमित जी, इसी बात पर मैं आपकी इसी तरह की बातों पर मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूं। आप सवाल बहुत अच्छा पूछते हैं। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह बात जरूर पूछिएगा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी 20-20 घंटा काम करते हैं, ब्रजेश पाठक जी काम करते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी काम करते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो डिपार्टमेंट है 2022 और 23 का जो बजट था, ग्राम्य विकास विभाग 28,146 करोड़ का बजट और 40% रकम नहीं खर्च कर पाए, मात्र 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। अब सोचिए कि 20 घंटा काम करने वाला मंत्री मात्र 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाता है और जिसका बजट 28,000। अब चिकित्सा स्वास्थ्य की बात देख लीजिए, जो ब्रजेश पाठक जी हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर बनते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, 44,387 करोड़ का बजट था अमित जी, और मात्र 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। और जो योगी आदित्यनाथ जी, ये पूरी बहुत लंबी फहरिस्त है, देख लीजिए 40% 20-20 घंटा काम करने का नतीजा है कि जो सरकार अपना बजट नहीं खर्च कर पा रही हो और 20-20 घंटा प्रचार में खर्च कर पाती हो, वो जनता के साथ क्या भला कर पाएगी। अमित जी, आप ये जो आंकड़े लेकर आए इसके लिए आपको बहुत बधाई और मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन सवाल यह कि यही आंकड़े आप सही समय पर अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं दे पाए? जब वो मान लीजिए जिन भी 8 जिलों में गए, उन्होंने 9 जनसभाएं की, ये आंकड़े आपने दिए होते तो कुछ मदद मिलती, इनका जिक्र वो कर पाते। अब तो परिणाम आ गया, अब इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन 24 से पहले आप ये दे दीजिए। 24 से पहले, देखिए अब समय कम है, हमें सारे मेहमानों को शामिल करना होगा। 24 से पहले डेटा आप उनको जरूर दे दीजिएगा, उनको थोड़ी मदद मिलेगी। हम अपने तीसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विजय मिश्रा जी, हमारा राउंड यही है कि बीजेपी नंबर 1 तो नंबर 2 और नंबर 2 पर कौन है, एसपी या बीएसपी? अगर 2019 की बात कर ले, आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, आपकी सीटें बढ़ गई। 2014 में आप 0 पर थे और 2019 में आप 10 पर पहुंच गए। समाजवादी पार्टी को मिलाकर आप पहुंच गए 15 पर, लेकिन वोट शेयर आपका घटा था, समाजवादी पार्टी का भी घटा था और आपका भी घटा था। अभी 24 में अगर हम निगम के जो परिणाम है इसी को संकेत माने, तो आप तो एक बार फिर से 0 पर जाने वाले हैं 10 से। अमित जी, लोकतंत्र में नंबर 1, नंबर 2 ये चलते रहते हैं। आपको याद होगा झारखंड में एक निर्दल विधायक था मधु कौड़ा, वो निर्दल था, लोकतंत्र में उसका भाग्य सही हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, पंजाब में अकाली दल थे, भाजपा थे, लेकिन लहर आई, गायब हो गए। कर्नाटक की स्थिति आप देख ही रहे। तो कोई ये कहते लोकतंत्र में कि हम हमेशा नंबर 1 पर रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि लहर आएगी कैसे? लहर तो तब आएगी जब आपकी नेता जमीन पर उतरेंगी, जब वो लोगों के बीच में जाएंगी। पूरा निकाय चुनाव निपट गया। आप मुझे कोई एक नाम बता दीजिए विजय मिश्रा जी, आप मुझे कोई एक नाम अपनी पार्टी की तरफ से बता दीजिए जो निकाय चुनाव में जनता के बीच में जाकर जनसभाएं करता हुआ या फिर बीएसपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आयो। एक नाम बताइए। हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से निकाय चुनाव में था और जनता ने, अरे वो तो हम कह ही रहे ना विजय मिश्रा जी कि कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ था, आप मेहनत के साथ थे, लेकिन कार्यकर्ता की मेहनत तब रंग लाती है जब कार्यकर्ता के साथ नेता भी जुड़ता है। आपका नेता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अगर 24 में भी यही हाल रहा तो फिर क्या होगा? 19 में तो समाजवादी पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया, लेकिन 24 के लिए क्या संकेत है? हमने निकाय चुनाव की स्थिति देखते हुए हम लोगों ने इस पर चिंतन शुरू किया और 24 हम लोग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कमियां हमसे हुई उसको दूर करके हम लोग 24 को पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और नंबर 1, नंबर 2 की स्थिति जो होती है ऊपर नीचे होती रहती है। आज भाजपा है, 2007 में हम थे, ठीक है सर, भाजपा उस समय नहीं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, लेकिन नंबर 2, नंबर 3 के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। राज बिहारी जी, देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को बीजेपी पूरी तरीके से नकार नहीं सकती है। जब दोनों पार्टियां साथ आ गई तो उनका वोट शेयर घटा, लेकिन सीटें बढ़ गई।
बीएसपी जो कि 0 पर थी वो 10 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी 5 पर थी, 5 पर रही, मतलब 15 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी घटकर आ गई 62 पर, अपना दल को मिलाकर 64 पर। तो सवाल यह कि अगर 2024 में आरएलडी पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ है, अगर ऐसा कोई संकेत मिलता है कि बीजेपी को हटाने के लिए सब एक साथ आ जाते हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी जैसा कह रही कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, या एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप कोई चुनौती बीजेपी के लिए देख पा रहे हैं 24 में? देखिए, मिलजुल कर लड़ेंगे तो चुनौती तो देंगे ही, लेकिन जो माहौल बीजेपी के पक्ष में है उसे कितना तोड़ पाएंगे ये देखने की बात होगी। क्योंकि अभी हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और जहां पे 2017 में आरएलडी केवल 1 सीट जीत पाई थी, वहां पर 8 सीट जीती। तो कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, लेकिन कितना घेर, क्योंकि अभी जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी रही है, तो आगे कितना चलेंगे, सीटों के बंटवारे में कितना आएंगे। और इस चुनाव में तो चौधरी जो अजीत सिंह भी नहीं है, तो जयंत चौधरी कितना समाजवादी पार्टी से मोलभाव कर पाएंगे, कितनी अपनी ताकत दिखा पाएंगे, तो उसमें बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय में भी बहुत ज्यादा ताकत नहीं दिखा पाए। और जहां तक कांग्रेस की या जो समाजवादी की पार्टी है, तो अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। जब समझौता नहीं करने वाले हैं तो साफ है कि बीजेपी को अलग अलग ही आप मुकाबला करने मैदान में आएंगे, तो बीजेपी को फायदा होगा ही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बसपा को फायदा हुआ, वहां बसपा को साथ लेकर सपा को फायदा नहीं हुआ। सही बात है। और आपने जो पॉइंट उठाया कि अगर सब अलग अलग लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए फायदा है, सब एक साथ आएंगे तो कुछ हद तक नुकसान होगा। हीरो वाजपेयी, आप सहमत हैं इस बात के साथ? क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर आप तभी जीते जब एसपी बीएसपी अलग हो गए, जब वो 19 में साथ आए तो आपको नुकसान हुआ। देखिए, ये बात सही है कि 19 में जब साथ थे तब भी भारतीय जनता पार्टी 51% वोट पाई। कई जगह हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब ये विपरीत धारा के लोग जब जुड़ते हैं और जो परिस्थितियां सपा बसपा के बीच में पहले रही, फिर समझौता हुआ केवल चुनाव जीतने के लिए, और फिर जिस तरह से अलग हुए, मैं तमाम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से अलग हुए, जनता देखिए जनार्दन है, भले ये लोग कितना उसका अपमान करें कि भ्रमित कर दिया, मैंडेट का अपमान करें, हमारे नेताओं का अपमान करें, किसी को कुछ भी कहने की आजादी है लोकतंत्र में। पर एक बात मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की जो समझदार जनता है वो समझ गई है कि कौन नेतृत्व हमारे लिए ठीक है और किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है, कहां गुंडागर्दी खत्म हुई, कहां विकास आया, कहां। मनीष जी, क्लोजिंग कमेंट। 17 में एसपी कांग्रेस हो गया, 19 में एसपी बीएसपी हो गया, 22 में आरएलडी एसपी हो गया, अभी आगे क्या 24 में? मनीष जी। अमित जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों को लेकर के समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए 58,184 जो उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाएं हैं, 544 नगर पंचायतें हैं, 30,000 से ऊपर जो वार्ड हैं, 199 नगर पालिका है, 17 नगर निगम है, इन सभी जगहों पर समाजवादी पार्टी मुस्तैदी के साथ अपने संगठन पर काम करते हुए भारतीय जनता सारे पार्टी मुद्दों को लेकर आप निकाय चुनाव में गए थे और 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, आप निगम में 0 पर चले गए, तो आपको आत्मचिंतन करना होगा। बजाय बार बार ये कहने की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी वोटर्स को भ्रम में रख रही है, हमें लगता है कि कई बार हमें अपने भीतर भी झांक कर देखना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहीं हमसे तो बार बार गलती नहीं हो रही है। और अगर यही गलती बार बार करते रहेंगे कि सामने वाले पर सवाल खड़ा करते रहेंगे, जनता के विवेक पर सवाल खड़ा करते रहेंगे, तो नतीजे शायद ही बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं।